ठीक है। बुक निकाल लीजिए, साथ में बुक निकाल लीजिए सारे। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चरक का सूत्र 7, जिसमें है नववेगान धारणीय अध्याय। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये क्या कवर करता है हमारा, ये कवर करता है हमारे वेगों को। जो शरीर में हमारे वेग हैं, कौन से वेग धारण करने हैं, कौन से वेग नहीं करने, उनके बारे में बोला गया है। दूसरा ये कवर करता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉइंट जो है व्यायाम को कवर करता है, जहां से आपका एक क्वेश्चन हर तीसरे साल बनता है। और तीसरा पॉइंट ये करता है पादांशिक क्रम को। पादांशिक क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। यहां पर क्वेश्चन इतने फ्रिक्वेंटली नहीं बनते, बट यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मेन जो फोकस है ये चैप्टर न वेगान धारण, मतलब वेगों के ऊपर ही है। ये वेग जब शब्द आ गया इसमें तो उसको ये फोकस कर रहा है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वेगों का, तो वहां पे आपको ध्यान होना चाहिए कि दो प्रकार के वेग यहां डिस्कस किए गए हैं। एक अधारणीय, एक अधारणीय और एक धारणीय। कौन से वेग धारण करने हैं, कौन से हमने नहीं करने। तो शारीरिक वेग जो होते हैं उनको धारण नहीं करना, और जो मानसिक वेग होते हैं वो धारणीय वेग माने गए हैं। कौन से वेग हैं धारणीय, मानसिक धारणीय है। और जो शारीरिक वेग हैं इनको मना किया है कि हाँ जी इनको नहीं करना धारण। ठीक है, अब उसके बारे में ही पहला क्वेश्चन उठता है हमारा कि जी कौन से अधारणीय वेग हैं, किसने कितने माने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो जब चरक की बात करते हैं हम, तो चरक के सबको पता है कि अधारणीय वेग 13 होते हैं। चर है ना, कितने होते हैं, 13। फिर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सुश्रुत ने क्या बोला है। तो सुश्रुत ने क्या किया, जो अधारणीय वेग थे सबके नाम वैसे ही लिख दिए, पर उनको संज्ञा क्या दे दी, उदावर्त संज्ञा दे दी। क्या बोल दिया, ये अधारणीय वेग ना बोल के इनको उदावर्त बोल दिया। उदावर्त क्या होता है कि जो, देखो, उदावर्त एक ऐसी व्याधि है कि मान लो जो आपकी अपान वायु है उसका क्या फ्लो रहता है, ये माउथ है आपका और ये एनल रीजन रहता है ना। तो माउथ से जो आपकी नीचे की ओर आने वाली एक्टिविटीज हैं, मतलब जो, है ना, आपके गुद मार्ग की तरफ जो वायु आ रही है जिसको हम बोलते हैं अपान वायु, जब उसकी गति नीचे की तरफ ना होके, अनुलोम गति ना होके प्रतिलोम हो जाती है, वो अपान वायु मुख की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं उदावर्त। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उदावर्त। मतलब जो नॉर्मल वे है वायु के चलने का, जब वो विकृत हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है अपान वायु का, उसको हम उदावर्त बोलते हैं। तो सुश्रुत ने उदावर्त संज्ञा क्यों दी, उसके पीछे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल निकलने का मार्ग था वेगों का, है ना, उसको, उन वेगों को जब हम रोक लेंगे तो वो उन वेगों, वो अपने मार्ग से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहां पे संचित हो जाएंगे, वहां रुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी गति थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। जो उनका नॉर्मल निकलने की जगह है, जो नॉर्मल निकलने का स्थान है उनका, वो अगर रोक लिए जाएं तो वो थोड़े से पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो उसको उदावर्त संज्ञा तब दे दी उन्होंने। फिर क्वेश्चन उठता है कि जो अधारणीय वेग हैं, ये जो उदावर्त हैं, सुश्रुत का आंसर कितना लगता है इसका। तो कायदे से तो मैंने बोला जब इन 13 को उदावर्त बोल दिया तो 13 लगना चाहिए था, पर कई बार ऑप्शन में 13 होता ही नहीं है, वहां पे ऑप्शन होता है 14। 13 आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तब आपने क्या करना है, ठीक आंसर इसका 14 उदावर्त आंसर लगाना है। अगर ऑप्शन में 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, और एक ऑप्शन लिखा है 13 प्लस अपथ्य निमित्तज, क्या, अपथ्य निमित्तज, तब आपने आंसर क्या टिक करना है, तब 14 आंसर नहीं करना, तब आपका आंसर रहने वाला है 13 प्लस अपथ्य निमित्तज।
तो ये उदावर्त सुश्रुत का आंसर आपने ध्यान लगा के देखना है। अगर 14 है तो 14 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 13 प्लस अपत्य निमित्तज है तो 13 प्लस अपत्य निमित्तज लगाएंगे। अगर मान लो 14 भी नहीं है, 13 प्लस अपत्य निमित्तज भी नहीं है, तब आपने 13 आंसर टिक करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी 13 प्लस अपत्य निमित्तज, दूसरी प्रायोरिटी 14, तीसरी प्रायोरिटी 13। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम डील करते हैं, अपने ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन चूज करके हम इसको टिक करते हैं। तो हमने क्या बोला अभी तक कि चरक के जो अधारणीय वेग हैं वो सुश्रुत ने उदावर्त उनको संज्ञा दी है और उनका 13 प्लस अपत्य निमित्तज आंसर हम लगाते हैं। ये क्लियर होगी चीज। फिर वहीं पे अगर हम दो आचार्य भृत्रयी के डिस्कस कर चुके हैं तो फिर क्वेश्चन उठता है वाग्भट। वाग्भट में भी किसका क्वेश्चन मोस्टली उठा है अष्टांग संग्रह का। अगर आप अपनी बुक का श्लोक नंबर 3 और 4 का विमर्श देखेंगे तो आपको चौथी पांचवी लाइन में मिलेगा अष्टांग संग्रह सूत्र अध्याय 5 का वेगान धारेत विण वात विण मूत्र शब्दु त्रिट क्षुधाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम, ये श्लोक वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है फिर उसको, वहां पे एक चीज आपने टिक करनी है, वहां पे निद्रा के बाद कास वर्ड आया है उसको हाईलाइट कर लेंगे। निद्रा के बाद कौन सा करना है आपने, कास को हाईलाइट कर लेना है। क्यों करवाया मैंने, अब ध्यान देना। चरक के भी 13, वाग्भट का आंसर भी 13, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप देखेंगे, आप उस श्लोक में जब काउंट करते हैं हम इनको तो ये 13 ही काउंट होते हैं, पर एक एडिशनल कास आ चुका है वहां पे, जबकि चरक ने कास माना नहीं है। अधारणीय वेगों में कास का कोई रोल नहीं दिखा जाता आपको, है ना। फिर हम क्या बोलेंगे कि ये अब डिफरेंस कहां आता है, तो देखो कास ऐड किया, वाग्भट ने उद्गार को 13 वेगों में नहीं गिना परंतु इसका एक वर्णन किया है, मतलब भेदों में काउंट नहीं करा इसको या प्रकार में काउंट नहीं किया, इसका इंडिपेंडेंट वर्णन कर दिया है उसी अध्याय में, पर 13 वेगों में इसको काउंट नहीं किया। तो उद्गार को माइनस किया चरक के और कास को ऐड कर दिया और 13 हमारी काउंटिंग पूरी कर दी वाग्भट ने। समझ गए क्या बोला मैंने, उद्गार माइनस कास ऐड 13 हो गए, पर ऐसा नहीं है कि उद्गार को डिलीट ही कर दिया, उसको भेदों में नहीं लिया पर उसका एक वर्णन जरूर किया अपने चैप्टर में। तो अब आपको लग गया पता कि चरक के 13 आधारणीय वेग, सुश्रुत ने उनको उदावर्त बोल दिया 13 प्लस अपत्य निमित्तज, और वाग्भट के 13 वेग ही लगेंगे, पर उद्गार को माइनस करके कास को ऐड किया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कास को अधारणीय वेग किसने माना, तो आपने वाग्भट आंसर करना है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहां से जब टर्म उदावर्त उठ गई, यहां से कि टर्म आती है उदावर्त, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि सुश्रुत के उदावर्त कितने लगते हैं, है ना, हमने ये वाला टिक किया ऑप्शन 13 प्लस अपत्य निमित्तज। तो उदावर्त फिर चरक के भी हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे, और वो बहुत ईजी है उसको याद करना। जब ये वाला चैप्टर अगर उठता है या उदावर्त की बात चलती है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई आपसे चरक के उदावर्त ना पूछे। तो जब इसके उदावर्त पूछे जाएंगे तो उसका आंसर आप लगाएंगे 6। सेम आपका चरक का भी उदावर्त 6 है और काश्यप का उदावर्त भी 6 है, ये आपने साइड में लिख देना है। अब इनके 6 उदावर्त कौन से हैं उसकी बात करने लगे तो आप विमर्श देखोगे तीसरे और चौथे श्लोक का सबसे लास्ट लाइन में लिखा है कि अष्टोदरी अध्याय में चरक ने वात मूत्र पुरीश शुक्र छर्दी छींक इन 6 वेग को रोकने से उदावर्त माना है। ठीक है, तो सुश्रुत के उदावर्त बोले तो अपत्य निमित्तज प्लस 13 प्लस अपत्य निमित्तज, या फिर इसको दूसरा पॉइंट से पूछा जा सकता है उदावर्त के कारण। इनको क्या बोला सकता है, उदावर्त के कारण करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तब भी आपका आंसर 13 प्लस अपत्य निमित्तज ही लगने वाला है। ठीक है, अब उदावर्त जब 6 याद करने हैं आपने चरक के और काश्यप के, तो बहुत इजी रह जाएगा। आपको याद करना है 4+2 की फॉर्म में। 4+2 की फॉर्म क्या रहेगी, 4 जो वेग हैं वो अधोभाग के वेगों की बात करी। अधोभाग से कौन कौन से वेग आते हैं आपको पता है, एक अपान वायु वात, एक आपको पता है मल, एक आपको पता है मूत्र, और एक शुक्र याद करना है, चौथा क्या है शुक्र। तो आपके अधोभाग से ये 4 चीजें याद करनी है, आर्तव कोई टिक नहीं करेगा इसमें, वात बल मूत्र और
शुक्र इसका आंसर जाता है 4 अधोभाग से। अब जब 2 ऊपर की बात आती है तो 2 आपको देखने को मिलेंगे, छर्दी और शब्दू। शब्दू मतलब छींक। तो आपको याद रखना है, जब उल्टी होगी उसके बाद छींक मारी, या छींक मारते मारते उल्टी हुई, जैसे भी आपने इसको याद करना है। आपके पास ये 6 उदावृत्त चरक और काश्यप के आंसर लगता है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। मैंने यहाँ पे श्लोक नंबर 3 और 4 भी यहाँ पे लिख रखे हैं, पर हम इनको ऐसे याद नहीं करेंगे कि श्लोक याद करने बैठ गए। जब हम इनको पूरा वर्णन करेंगे तो आपको अपने आप ही ये सारे याद हो जाएंगे, और बिल्कुल सीक्वेंस में याद हो जाएंगे इजीली। कैसे याद होंगे? अपनी बुक भी साथ में निकालो। श्लोक नंबर 6 में देखना, पहला आता है आपका, मूत्र के वेग रोकने से होने वाले उपद्रव या मूत्र का वेग रोकने से होने वाले रोग, उनकी बात हम पहले करेंगे। तो ये टेबल में हमने इसको डिस्कस करा है, मैंने इसका टेबल बनाया है ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए ये चीज। देखो, मूत्र की बात आई तो बस्ती मेहनो शूलम मूत्र कृछम शिरोरुजा विनामो वंक्षण आनाह। ठीक है। अब पहली चीज यहां से क्या याद रखनी है आपने? मूत्र कृच याद रखना है। अगर हमने मूत्र रोक दिया तो मूत्र कृचता से आएगा। क्या याद रखना है आपने? मूत्र कृच। ये शब्द क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप शुक्र का वेग देखोगे वहां पे विबद्धम मूत्र में वो आएगा। उसका मतलब भी यही होता है कि रुक रुक के मूत्र आना, और मूत्र कृच का मतलब भी यही होता है कि रुक रुक के मूत्र आना। पर जब बात चलती है कोटेशन की, या आपकी बात चलती है श्लोक की, टर्म की, तब आपको ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि मूत्र कृच किसका किसका उपद्रव है, और विबद्धम मूत्र में किसका उपद्रव है। तो आपको याद रखना, विबद्धम मूत्र में शुक्र में, और मूत्र कृच मूत्र में। तो आपको सीधा पता है कि जो मूत्र की टर्म है वो मूत्र कृच है। ऑथेंटिक टर्म हम हमेशा जो जब भी देखते हैं मूत्र कृच और मूत्राघात, दो शब्द हम देखते हैं तो मूत्र से रिलेटेड है वो। तो मूत्र कृच किसका है? मूत्र का है। विबद्धम मूत्र में का है, किसका है? जो दूसरी चीज मेहन से निकलती है, मेढ्र से निकलती है, वो है शुक्र। तो वो उसके साथ दे दिया उन्होंने। दोनों में ही आपको क्या मिलेगा? मूत्र का रुकना मिलेगा, पर एक में मूत्र कृच, एक में विबद्धम मूत्रमेव च। क्लियर ये चीज? ठीक है। फिर क्या होता है, अगर आप कभी किसी ने कोई पेशेंट देखा होगा जिसका यूरिन इनकॉन्टिनेंसी के साथ आएगा, यूरिन जिसका रुका हुआ है, वो कभी भी चल के नहीं आएगा, पेट पकड़ के आएगा, या आगे को झुका हुआ मिलेगा पेट को जोर से दबाए हुए। विनाम। विनाम क्या होता है? फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग, ये ऐसे झुका हुआ आएगा आपके पास जब भी पेशेंट आएगा। ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग मिलेगी आपको, तो उसको विनाम। तो आपको देखना है, यही मूत्र कृच वाला व्यक्ति आपके पास चल के नहीं आएगा, वो कभी ना हमेशा आपका पेट पकड़ के आएगा, आगे को झुक के आएगा, या स्ट्रेचर पे आएगा, है ना। इतनी दर्द उसको हो रही होगी। तो विनाम आपने याद रखना है। ठीक है। तो मूत्र कृच और विनाम किसमें रहने वाला है? मूत्र का वेग धारण करने से। बाकी देखो, बस्ती और मेहन में शूल लिखा है, तो आपको पता है कि मूत्र स्टोर कहां होता है? बस्ती में। निकलता कहां से है? मेहन से। तो अगर आपने रोक दिया तो दोनों जगह पे शूल मिलेगी। इसको तो आप आंख बंद करके इसका आंसर लगा दोगे। ये बस्ती और मेहन किससे रिलेटेड है? मूत्र से। तो ये मूत्र का वेग रोकने से है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी कोई नहीं। मूत्र कृच भी नहीं पूछना था किसी ने, बट क्यों पूछना पड़ा? क्योंकि विबद्धम मूत्रमेव च शुक्र के साथ आता है, इसलिए पूछ लिया। विनाम, विनाम एक्सक्लूसिवली इसके साथ याद कर लेना है आपने। ठीक है, मूत्र के साथ। फिर आती है एक इसमें टर्म शिरोरुजा। इसको भी इतना ध्यान देने की जरूरत हमें कभी नहीं थी, पर क्या हुआ, पुरीश का वेग रोकने पे शिरः शूल शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? शिरः शूल। तो तब ये पूछ लिया जाता है कि शिरोरुजा कहां पूछा जाता है और शिराशूल कहां होता है। तो आपको याद होगा, अगर आपने कभी प्रैक्टिकली फील किया होगा या फिर पेशेंट पे देखा होगा, कि जिसने पुरीश का वेग, जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको सर दर्द भी होती है ना, हेडेक भी होती है उसको। बोलते हैं पेट में गैस बढ़ गई, भर गई है जी, अब सिर चढ़ गई हमारे। पेशेंट यही बात बोलता है कि पेट खाली नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, पेट में गैस बन रही है, सिर में दर्द हो रही है। ऐसी कंडीशन आपको हमेशा पेशेंट कभी ना कभी जरूर मिलेगा आपको, अगर आप क्लिनिकल टच में हो, है ना। तो पुरीश में आपने याद रखना कि क्या बन गया? गैस बन गई पेट में और सिर में चढ़ गई, तो शिराशूल याद रखना है। अब पुरीश में आपको शूल मिलेगा और मूत्र में आपको रुजा मिलेगी। आपको क्लियर होगी ये चीज?
मूत्र में रुचा, पुरीश में शिराशूल। क्लियर? ठीक है। फिर देखो पुरीश में अगर हमने पुरीश का वेग रोका है तो सिर में शूल होने के साथ साथ कहां शूल मिलेगा? पक्वाश्य में शूल मिलेगा। ये भी आपने ध्यान देना है। पर इसको जब पक्वाश्य शूल लिखेगा कोई, आप चुपचाप से पुरीश ही आंसर करोगे, ठीक, 110%। तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं। बात वर्चो अप्रवर्तनम। अब देखो आपने पुरीश का वेग रोक दिया है ना, तो जब पुरीश रुक गया तो वो वर्च पुरुष को बोलते हैं अप्रवर्तनम। जब वो वेग रोका आपने जबरदस्ती, तो वो फिर दूसरी बार वो रिफ्लेक्स नहीं आने वाला है ना, कि वो बाहर निकले। तो वर्च अप्रवर्तन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन हो गई तो फिर अपान वायु भी नहीं निकलेगी। तो बात वर्चो अप्रवर्तनम पुरुष में मिलेगा, रटने की जरूरत नहीं है, इजीली याद हो जाएगा आपको ये। ठीक है जी। पक्वाश्य सिराशूल, सिराशूल पुरुष के लिए किया हमने। प से पुरुष, प से पिंडी, पिंडी को द्वेष्टनम। प से पुरुष, प से ही पिंडी को द्वेष्टन। तो आपने एक्सक्लूसिवली अगर आपको कोई यूनिक सा चीज पूछी जाए पिंडी को द्वेष्टन, तो आपने पुरीश लगाना है। प से पुरीश, प से पिंडी को उद्वेष्टनम। तो आपको पुरीश का वेग भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो मूत्र में हमने क्या किया, फिर से रिवाइज कीजिए। मूत्र कृच देखा, पेट पकड़ के झुका हुआ बंदा आपके पास आया, विनाम आया। सिर में दर्द हुई, शिरो रुजा आया। पुरीश में क्या हुआ, पेट में दर्द, सिर में दर्द हो जाएगी, सिरा शूल वर्ड किया। वात वर्च अप्रवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प से पुरीश, प से पिंडी को द्वेष्टन आपको याद रखना है। पुरीश का प से पिंडी को द्वेष्टन आप कभी गलत नहीं करोगे आप। ठीक है। फिर बात आती है शुक्र की। जब हमने देखा कि बस्ती और मेहन में शूल था, तो आपको पता है बस्ती किसको स्टोर करती है? मूत्र को। और शुक्र की स्टोरेज कहां होती है? वृषण में, मतलब टेस्टिस में। तो फिर निकलने का मार्ग क्या है? मेढ्र ही है, जिसको मेहन भी बोला जाता है। मूत्र का मार्ग भी मेहन, शुक्र का मार्ग भी मेहन। तो ये तो कॉमन रहेगा। फिर स्टोरेज वाली बात पकड़नी है कि वृषण में स्टोर होते हैं शुक्र। तो ये जो मेढ्र वृषण शूल शब्द आएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या जाने वाला है? शुक्र जाने वाला है। इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं। ठीक है। फिर एक अलग से रखना है याद, हृदय व्यथा, है ना। तो शुक्र के साथ आपने एक्सक्लूसिवली जो इसके साथ ही यूनिक जाएगा वो है हृदय व्यथा शुक्र में, पिंड को द्वेष्टन पुरुष में, और विनाम किसके साथ जाएगा? मूत्र के साथ। ये इनके एक एक अलग से जो पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे। क्या क्या? इनको अलग लिख देता हूं मैं। विनाम यहां पे याद रखना है, पिंडी को द्वेष्टन यहां पे याद रखना है, और हृदय व्यथा आपने यहां पे याद रखना है शुक्र के साथ। तो अभी तक आपके पास जो 3 वेग हमने देखे, उनमें हर एक का यूनिक वर्ड याद हो गया। और जो कॉमन वर्ड हैं या जिनको हमने डिफ्रेंशिएट करके याद करना है, तो मूत्र कृच और विबद्धम मूत्रम था एक, और एक आपको लग गया पता, शिराशूल और शिरारुजा कहां पे आना है। तो क्लियर ये चीजें, 3 वेग क्लियर हो गए आपको। वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद आती है चौथा वेग जो है अपान वायु का। अब अपान वायु का वेग हमने रोक दिया तो वायु भी रुक जाएगी। तो यहां देखो, संगो वेण मूत्र वातानाम, वातानाम आधमानम वेदना क्लमहा। अब देखिए यहां पे हमने कैसे याद करना। पुरीश रोकने पे भी वात रुका था, वर्च रुका था, ठीक है, पर वहां मूत्र नहीं रुका था। तो अपान वायु का वेग रोकने से मूत्र भी रुक जाएगा। तो उसमें लिखा मूत्र संग, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने अपान वायु लगाना है। विबद्धम मूत्र में पूछा जाए शुक्र लगाना है। मूत्र कृच पूछा जाए तो आपने मूत्र लगाना है कि मूत्र का वेग रोकने पे होगा। तो अब आपने पुरीश को और इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? जिस वर्ड में संग वर्ड आएगा और मूत्र भी रोक दिया वात और वर्च के साथ, वो अपान वायु। जहां सिर्फ वात और वर्च रुका, वो आपका पुरीश का वेग रोकना। क्लियर हो गई जी। फिर देखो, जठरे वातजाश्चन्य रोगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको अभी इसको होल्ड पे भी रख सकते हैं, पर ये स्पेसिफिकेशन है अपान वायु के रोकने पे कि जठर वातजाश्चन्य रोगा, कि आपको कैसे रोग हो जाएंगे जठर में, है ना। वातज रोग आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कैसे रोग मिलेंगे? वातजाश्चन्य रोग का मतलब हुआ कि आपको क्या मिलेंगे? वातज रोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपका श्लोक आपको मिल पा रहा हो तो जी, 1 मिनट रुकिए।
हाँ, अपना श्लोक निकालिए आप। मूत्र वेग के बाद जो चिकित्सा लिखी है इन्होंने ना, उसके बाद आपको अगले मिलेगा शुक्र वेग, शुक्र के बाद मिलेगा आपको अपान वायु का वेग। ठीक है जी। अपान वायु में श्लोक नंबर है 12। तो वहां पे जठरे वात जाश्चन्य रोगा का मतलब हुआ कि उदर में पीड़ा और वात संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं। तो जठरे वात जाश्चन्य रोगा किसमें मिलेंगे? वात शब्द आया ना, तो वातज रोग किसमें मिलेंगे? वात को रोकने से। क्लियर चीज? स्पेसिफिक पॉइंट भी हो गया इसका। चार चीजें हो गई, चारों के हमने सिम्टम भी देख लिए। इसको आप, अच्छा, एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि आपको लगेगा कि यार ये इतने सारे वेग हैं, इनके सिम्टम हम कैसे याद रखेंगे। तो अभी हमने याद करने का एक तरीका बताया मैंने आपको। पहले तो यूनिक जो मैंने बोला वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं चार शब्द बोलूंगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा। विनाम मूत्रकृच, पिंडिकोद्वेष्टन पुरीश, हृदय व्यथा शुक्र, वातजाश्चन्य रोगा वात के मतलब अपान वायु। ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गए, इनमें से तो क्वेश्चन बनता ही है। फिर शिराशूल, शूल वर्ड आया, पुरीश के साथ गया। शिरो रुजा गया, मूत्र के साथ गया। ठीक है। फिर आता है आपका मेड वृषण वेदना, वृषण शब्द आया, शुक्र पकड़ लेंगे आप। बस्ती मेहन आया, बस्ती से मूत्र पकड़ लेंगे, ये भी आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर मूत्र कृछ आया, मूत्र के साथ चले गए। विबद्धम मूत्र में आया, शुक्र के साथ चले गए। मूत्र संग वर्ड आया, अपान वायु के साथ चले गए। तो जितने इजीली मैंने आपको ये रिकॉल कराए, उतने ही इजी याद रखना भी है। हाँ, अगर मान लो नहीं हो रहे याद, नहीं रिकॉल हो रहे, तो ये चैप्टर ऐसा है, आप जैसे ही चार ऑप्शन देखोगे, आप अपने आप से ही चीजें निकाल लोगे। बस एक ही आपको चीज याद रखनी है, जो जैसे विनाम, पिंडिकोद्वेष्टन, हृदय व्यथा, वातजाश्चन्य रोगा, बस ये चार पॉइंट याद हो गए, तो बाकी जो मैंने बोला वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आप ऑप्शन देके आप खुद निकालने लायक बन जाओगे। चार रोग, चार आपके वेग थे, इनकी हमें क्या मिल गई देखने को? लक्षण भी देखने को मिल गए, लक्षण हमने याद कर लिए। अब साथ साथ इनकी चिकित्सा भी कर लेते हैं। चिकित्सा और भी मजेदार है, चिकित्सा और भी इजी इजी है इनकी याद करना। ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ। मूत्र के केस में हमने क्या किया? स्वेदन अवगाहन अभ्यंग, पुरुष में स्वेद अभ्यंग अवगाहन, शुक्र के केस में अभ्यंग अवगाहन। ठीक है। तो यहां पे तो कोई बात ही नहीं बनती आपको कि जी ये क्वेश्चन नहीं निकले। अब एक चीज आपको ध्यान देने की होगी कि आपने जब शुक्र देखा तो वहां पे स्वेदन नहीं मिला आपको लिखा हुआ। तो जब आप स्वेदाध्याय पढ़ते हैं तो आप वहां पे तीन चीजें देखते हैं कि कहाँ पे आपको अच्छा स्वेद करना है, ठीक ठाक स्वेद करना है, कहाँ पे आपको स्वेद नहीं करना है, और कहाँ आपको अल्प या मंद स्वेद करना है ना। तो जब भी आपके वृषण की बात आती है, जहां पे हृदय, मुष्क एंड दृष्टि, मतलब आंखें, वृषण और हृदय, इन पे बोला है या तो स्वेदन न करें या मृदु स्वेदन करें। तो जब स्वेदन न करें बोल दिया, तो यहां पे इन्होंने शुक्र की चिकित्सा की बात जब करी, तो आपने वहां पे स्वेदन मना कर दिया, स्वेदन एक्सक्लूड कर दिया। तो ये रेफरेंस कहां से निकल गया हमारा कि स्वेदाध्याय में सच में बोल रखा है कि वृषण में स्वेदन नहीं करना। और अगर शुक्र अगर रुक गया है तो हमें कहां पे स्वेदन करना पड़ेगा? मेड और वृषण का स्वेदन करना पड़ेगा। तो हम वहां पे अवॉइड करेंगे, हमने वो स्वेदन नहीं करना। जबकि मूत्र के केस में बस्ती वाला एरिया जो है वो वृषण से दूर है, तो वहां पे हम स्वेदन कर सकते हैं। तो स्वेदन का पॉइंट लग गया पता, स्वेदन नहीं कराना है। बाकी स्नेहन स्वेदन तो चलना था, स्नेहन सब में करो, स्वेदन नहीं करना है। क्लियर एक चीज? तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं रही। रटने वाली जो बात है वो है यहाँ पे बस्ती क्रम पे, कि जो मेन प्रधान चिकित्सा है, यहाँ पे त्रिविध वस्ती क्रम लिखा है इन्होंने। त्रिविध वस्ती में क्या क्या आता है आपके पास? आपके पास आता है निरहु बस्ती, आपके पास आता है अनुवासन बस्ती, आपके पास आता है उत्तर बस्ती। तो जब मूत्र की बात आई तो आप ये तीनों बस्तियां दे सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, बताओ त्रिविध बस्ती किस कौन से वेग को रोकने की चिकित्सा है ना। तो किसकी है ये? मूत्र की। फिर हमने बस्ती की बात करी, त्रिविध बस्ती के बाद इन्होंने क्या किया? इस त्रिविध वर्ड को कट कर दिया, और अगले जैसे ही हम पुरीश में शिफ्ट करे तो वहां बस्ती कर्मम च हितम लिखा, तो अकेली बस्ती शब्द लिख दिया, वो पुरीश में बोला। शुक्र में गए तो इन्होंने ज्यादा फालतू की बात नहीं करी, सीधा यहां पे निरू बस्ती लिख दिया आगे। इन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें सिर्फ निरू दो।
यहाँ त्रिविध बस्ती बोला, यहाँ बस्ती क्रम बोला, जहां पे आपको उत्तर बस्ती हटा देनी है, निरु और अनुवासन की बात यहाँ पे हो रही है। जब आप सीधे सीधे चले गए शुक्र में तो वहां पे निरु बस्ती आपने करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि गलती से भी शुक्र के केस में आपने उत्तर बस्ती नहीं लिखना, है ना। जैसे मान लो कि दिमाग में रहता है हमारे कि शुक्र पे पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ही बस्ती की बात की, तो एक बस्ती की बात तो जरूर की है, पर वो निरहु बस्ती है, ना कि उत्तर बस्ती। क्लियर हो गया। बाकी ये मेन चीज भी होगी, पूर्व क्रम भी हो गया, प्रधान क्रम भी होगा। बाकी उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम। जब मूत्र की बात आई तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, सर्पिष्ट अपपीडकम, है ना, सर्पिष्ट अपपीडकम। तो अपीडक सर्पी की बात या अपीडक घृत की बात आपसे पूछी जाए तो आपने आंख बंद करके मूत्र आपने इसका आंसर कर देना है कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है, अपीड सर्पी देना होता है। अब फिर बोला जाता है कि अपीड सर्पी है क्या। तो अब श्लोक नंबर 7 देखोगे और विमर्श निकालोगे अपना, वहां देखोगे यहां अपीड का अर्थ है प्रचुर मात्रा में घी का प्रयोग, बहुत ज्यादा घी पिला दो। ठीक है, यथा मूत्र जेशु तु पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रा योजना द्वयम। तो इन्होंने बोला कि खाना खाने से पहले और भोजन पचने के बाद घृत पान जब किया जाता है उसको बोला जाता है अपीड सर्पी। फिर से सुनो मेरी बात, क्या है अपीड सर्पी की डेफिनेशन वाघभट्ट की, कि खाना खाने से पहले और भोजन के पचने के बाद। तो खाना खाने से पहले मतलब क्या हुआ, जो खाना है उसका हमने सैंडविच बनाना है। सैंडविच बनाना क्या है कि खाना खाने से पहले, ये मान लो एक खाना है, ये आपका खाना है, बॉक्स जो है खाना है, ठीक है। तो खाना खाना था हमने, तो खाना खाने से पहले हमने क्या किया, घृत पान करा दिया। तो वो घृत कहां चला गया, बॉटम में बैठ गया। ठीक है, उसके बाद हमने खाना खाया, उसके बाद फिर से हमने जब थोड़ा खाना पच गया फिर से ऊपर से घी पी लिया। तो देखा जाए तो घी ऊपर, घी नीचे, और बीच में खाना पड़ा है। तो अब पीड़ होता है, पीड़न क्या होता है, दबाना होता है पीड़न। तो आपने याद रखना कि यहाँ पे हमने सैंडविच बना दिया। क्या बना दिया, सैंडविच। सैंडविच में वैसा होता है ना, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, बीच में जो भी आपकी टिक्की एंड ऑल डलती है ना। तो सैंडविच बना दिया हमने, बर्गर बना दिया। ठीक है, ऊपर भी घी नीचे भी घी बीच में खाना, वो हो गया अपीड सर्पी। हमने क्या किया, खाने को दबा दिया, घी से दबा दिया, ऊपर नीचे पैकिंग दे दी। समझ गए। तो ऊपर नीचे पैकिंग कब दे सकते हैं हम, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद भी स्पेसिफिक कब, जीर्णांते, जब खाना पच जाता है या कुछ पच गया हो। क्लियर हो गया सर, अपीड सर्पी किसका है। तो अब मैं पूछूं चिकित्सा मूत्र के वेग की, तो चुपचाप से पहले दिमाग में आना चाहिए कि त्रिविध बस्तीकरण, दूसरा दिमाग में आना चाहिए अपीड सर्पी। अगर इतना आ गया आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर अगर अपीड सर्पी पे डिटेल में जाने की बात करें, कोई वाघभट आते हैं, वाघभट ने उसका सैंडविच बना दिया, पीड़न कर दिया उसका। क्लियर होगी बात। पुरुष के लिए अगर मैं पूछूं तो पुरुष के लिए दिमाग में आना चाहिए क्या, बस्तीकरण। और बस्ती के साथ अगर पुरुष की बात है तो आपने देखा होगा ना कि सुपोजिटरी रखते हैं हम, है ना। अगर मान लो या तो एनीमा देते हैं अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत हो, या फिर हम दवाई रखते हैं, गोली रखते हैं, सुपोजिटरी रखते हैं एनल रूट में, है ना, कि उसको बोलते हैं बर्ती। तो बर्ती दे दो कि जिससे वो बाहर आ जाए, या तो बस्ती दो या फिर बर्ती दो, तो पुरुष बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी बढ़ती स्पेसिफिक किसमें, पुरुष में। और साथ में प्रमाथी अन्नपान च, ये क्वेश्चन तो 1000 बार पूछा जा चुका है कि ये प्रमाथी अन्नपान किसमें देंगे हम, प्रमाथी अन्नपान देंगे हम किसके, पुरुष के वेग में। फिर पूछा जाता है प्रमाथी द्रव्य होते क्या है। प्रमाथी द्रव्य वो होते हैं जो आपके एनल ट्रैक से जो चिपका हुआ मल है उसको अलग करके बाहर निकालता है ना। तो उसके लिए अब मान लो कि ये लेखन या छेदन कर्म हो जाएगा कुछ काफी हद तक, तो उसके लिए प्रमाथी द्रव्यों का एक एग्जाम्पल आता है कि शारंगधर ने किसको श्रेष्ठ प्रमाथी द्रव्य बोला है। तो वहां पे आपका आंसर बन जाता है कि प्रमाथी द्रव्य के एग्जाम्पल अगर पूछे जाएं तो शारंगधर के एग्जाम्पल लगते हैं, और वो है पिपली और वचा। सॉरी पिपली नहीं है, पिपली ऐसा क्या होता है, मरीच, हाँ, मरीच एंड बचा इसके एग्जाम्पल है। तो प्रमाथी द्रव्य क्या है, जो स्रोतों से मल को अलग करते हैं। तो हो गया आपके पास प्रमाथी की डेफिनेशन लगी पता, तो अपने आप चुपचाप से आपका प्रमाथी, फिर चुपचाप मल क्या है, पुरुष है, आप लगा दोगे इसका आंसर। ये भी हो गया। फिर शुक्र की बात आई, शुक्र में हमने क्या किया, बस्ती दी। बस्ती एक ही दी, स्पेसिफिक कौन सी बस्ती दी, नॉट उत्तर बस्ती, दिया क्या हमने, निरु बस्ती। इतना क्लियर हो गया।
साथ में शुक्र के लिए अब देखो वीकनेस भी है कहीं ना कहीं, अगर शुक्र नहीं निकल रहा तो वीकनेस है, तो उसके लिए बॉडी बिल्डिंग कराओ उसकी। बॉडी बिल्डिंग में क्या कराना है हमने उसको, मदिरा और चरणायुधा। चरणायुधो क्या था, चरणा को होता था मुर्गा, तो मुर्गा और मांस देना है। और मैंने जब आपको यवागु कराए थे वहां पे आपने शुक्र रेतो रुजा मार्ग, सॉरी रेतो मार्ग की रुजापह, रेतो रुजापह या रेतो मार्ग रुजापह करके एक यवागु आती है कि आपके शुक्र मार्ग में अगर वेदना है तो कौन सी यवागु देंगे। तो वहां पे भी आपने देखा था, वहां मुर्गे से सिद्ध, मुर्गे के मांस सिद्ध यवागु दी जाती है वहां पे, है ना। कौन सी यवागु दी जाती है, मुर्गे से, ताम्रचूड़ रस वाली यवागु, है ना। ताम्रचूड़ वर्ड था वहां पे मुर्गे के लिए। तो मैंने उस टाइम भी बोला था आपको कि जब हम ये अधारणीय वेग देखेंगे तब हमें लगेगा पता कि आपके जो शुक्र वाले डिसऑर्डर जो भी हैं उनमें मांस जो दिया जाता है मुर्गे का ही दिया जाता है। एक दूसरा यहाँ पे आपको मदिरा के साथ दे दिया हमने, मुर्गा खाने को। ठीक है, फिर उसके बाद शाली चावल दो, दूध दो, है ना। दूध तो ठीक ही है, जीवनी है, शुक्रल है ना, तो ये दे दिया हमने। और षष्टम मैथुन में, अगर शुक्र वैसे थोड़े ना बाहर निकलता, उसके लिए मैथुन की आवश्यकता पड़ती है, तो शुक्र को निकालने के लिए मैथुन भी कराना चाहिए। तो ये तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, शुक्र का वेग अगर रुक गया है तो हमने क्या कराना है, मैथुन करा देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब चिकित्सा आपके सामने बिल्कुल इजी वे में पड़ी है। प्रधान क्रम बस्ती रहेगा तीनों में, एक में त्रिविध बस्ती, एक में बस्ती, एक में ध्रुव बस्ती। स्पेसिफिक चिकित्सा की बात करें, मूत्र में अपीड़ सर्पी, पुरुष में वर्ती, और शुक्र में मदिरा और चरणयुधा और मैथुन का प्रयोग किया। इतना सबको क्लियर है। बस याद रखना है, स्नेहन स्वेदन की बात जब आती है तो हमने शुक्र वाले केस में स्वेदन नहीं करना है, क्योंकि हृदय, मुष्क और दृष्टि में या तो मना करी है स्वेदन करने को या मृदु स्वेदन करने की बात की है। तो जब चिकित्सा दी इसकी इन्होंने, आचार्य ने, तो वहां पे स्वेदन वर्णित ही नहीं किया। तीन वेग हो गए, चौथे वेग की बात करते हैं। देखो यहां पे क्या किया इन्होंने, चौथे वेग में भी बस्ती की बात करी, पर वात अनुलोमन द्रव्यों से सिद्ध बस्ती की स्पेसिफिक बात कर दी इन्होंने अपान वायु के लिए। तो वात अनुलोमन द्रव्यों से सिद्ध बस्ती किसमें, अपान वायु में। अब आपके पास चार वेग जो थे, सबकी चिकित्सा बस्ती है, त्रिविध बस्ती, बस्ती, निरूबस्ती, वात अनुलोमन बस्ती। क्लियर। बस्ती के साथ बढ़ती। अब जो गुदा मार्ग से निकलने वाले दो मल हैं, है ना, या दो वेग हैं, एक मल है उसमें भी वर्ती और बस्ती, और एक हमने देखा पूरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, अपान वायु, उसमें भी हमने देखा बढ़ती और बस्ती। तो बढ़ती और बस्ती, चुपचाप से आप बढ़ती आप कहां डालोगे, चुपचाप कहां पे आंसर कर देना आपने, गुदा में बढ़ती डालेंगे तो वहां पे आपने कर देना है। फिर भोजनानी पानानी च वात अनुलोमनानी, है ना। वात अनुलोमन आहार और पान देना है, क्योंकि वातज रोग भी हमें कहां मिल रहे थे देखने को, अपान वायु में मिल रहे थे। इसलिए वात अनुलोमन ही बस्ती देनी है, वात अनुलोमन ही खाना पीना देना है, और एक बर्ती दे देनी है। तो अपान वायु आपके पास क्लियर हो गया कि ये चारों के चारों आपको समझ आ गए। चैट में डालिए हाँ ना, जिसको कोई दिक्कत है हम फिर से उसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत टाइम खाता है जब आप इसको रिवाइज करते हैं, तो इसलिए बेटर है अभी के अभी साथ साथ इसको याद कर लिया जाए। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिटर्न एग्जाम भी जब हमारे होते हैं, है ना, तब भी ये ऐसे ही टेबल बना के आएंगे आप, कभी गलत नहीं होगा। ये जो आजकल ट्रेंड चलता है कि जी श्लोक लिखना कंपलसरी है, हाँ कंपलसरी होता है, ठीक है, पर पेपर अगर आपने ऐसे भी प्रेजेंट किया है तब भी पास हो जाओगे। वो जो याद कर पाते हैं श्लोक, वो बहुत ही स्कॉलर बच्चे होते हैं, तो बाकी बच्चों ने भी तो पास होना है, उनके लिए ये मेथड्स रहते हैं। अब बताइए सबको क्लियर है तो चैट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत है तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है तो आगे चलते हैं। अगला वेग है हमारा छर्दी का वेग। कौन सा वेग आया आगे, छर्दी। छर्दी सबको पता है, या तो इसको
आजकल वमन भी बोल देते हैं, बट वमन इज प्रोसीजर, छर्दी इज डिजीज, है ना। तो छर्दी का वेग, वमन का वेग तो नहीं रोकते, छर्दी का वेग भी नहीं रोकना चाहिए। तो आपको अब देखो, अगर वमन है, अगर मैं इसको वमन बोलूं, तो वमन किस लिए कराया जाता है? कफ के लिए कराया जाता है। और कफ अल्टीमेटली किसको क्या रोग देता है? कुष्ठ रोग देता है। मतलब अभिसंधि, कफ वर्धक, गुरु आहार, या शरीर में अगर गुरुता आ जाए, कफ बढ़ जाए, तो आपको स्किन डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और छर्दी का अपना क्या लक्षण लक्षण रहता है कि पहले ही क्या होना शुरू हो जाता है? हृलास होना शुरू हो जाता है, कि मुंह में पानी आना, है ना। ऐसा लगता है कि 24 घंटे की किस गले में कुछ फंसा हुआ है ना, बाहर निकालने का मन करता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सीधा सीधा एक वर्ड में अगर सर्दी के वेग को हमने डिफाइन करना है, तो कुष्ठ वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका कंडू, कोठ, व्यंग, ठीक है, कुष्ठ, विसर्प, ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सारे स्किन डिसऑर्डर हैं। कुष्ठ और विसर्प साथ ही पढ़ते हैं ना, तो कुष्ठ में ही सबको इंक्लूड कर लो, ये जो मैंने टिक करे अभी। ठीक है, इतना तो कुष्ठ निकाल दिया। बाकी चीजें जो बचती हैं, अगर मान लो आपने छर्दी का वेग रोका है, तो छर्दी ऐसे तो नहीं होने वाली। वहां पे आपको अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, जिसको बाहर निकलना था, आपने उसको निकलने नहीं दिया, है ना। तो ऑब्वियसली आपकी जठराग्नि अच्छे से काम नहीं कर रही, पाचन आपकी क्रिया ठीक नहीं चली है। जब आपने छर्दी का वेग रोक दिया, जो आपके पास जो अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलने नहीं दिया, तो नया कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, तो अरुचि आपको वहां पे मिलेगी। क्या मिलेगी? अरुचि वहां पे मिलेगी। पांडु रोग हो जाएगा, पांडु हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे आपका डाइजेशन नहीं चला है सही, लीवर भी ढंग से काम नहीं कर रहा। ठीक है, लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी आपका स्लो हो जाएगा। जब डाइजेशन नहीं है, तो वहां पे आपको आयरन की कमी भी होना शुरू हो सकती है। ठीक है, तो आपको पांडु हो जाएगा। फिर आपने याद रखना है ज्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सर्दी का वेग रोग के, तो ज्वर हो जाएगा। पांडु आमय एक ही शब्द है, पांडु रोग, और ज्वर आपने स्टार मार्क कर लेना है। तो अब सर्दी के लिए एक स्पेसिफिक जो एक क्वालिटी है, या स्पेसिफिक जो एक रोग होने वाला है, उपद्रव होने वाला है, वो आपने ज्वर याद रखना है। कुष्ठ, ज्वर, और इनडाइजेशन से रिलेटेड सारे सिम्टम, अरुचि हो गया, पांडु हो गया, हृलास आपको याद रखना है कि बार बार मुख में पानी आएगा। तो ये सारे आप जब सब चीजें निकाल लोगे, बस ज्वर आपने याद रखना है कि स्पेसिफिक यही है। तो छर्दी में आपने क्या याद रखा? पांडु और ज्वर। क्लियर बात? छर्दी क्लियर हो गया। अब किसकी आगे वालों की चिकित्सा साथ साथ ही कर लेते हैं। जब हमने छर्दी की बात करी, तो आपका फिर अगला श्लोक जो रहता है छर्दी में, उसमें आता है कि अब इसकी और कोई चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर छर्दी का वेग रोका है, तो छर्दी को बाहर लाओ, छर्दी फिर से करवाओ। तो भुक्त्वाम प्रछर्दनम, अब वहां पे वो नहीं आ रहा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? पेट को फिर से भरना पड़ेगा। तो हमने खाना खिलाया और फिर उसके बाद छर्दी करवा दी। तो भुक्त्वाम प्रछर्दनम, क्या कराया आपने? भुक्त्वाम प्रछर्दनम, तो आपके छर्दी वाला जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर निकाल दिया। तो एक चीज भी ये हो गई। फिर दूसरी बात, धूमपान कराया। आपने देखा है, जब हम वमन कराते हैं, वमन के बाद धूमपान कराते ही कराते हैं, तो वमन और धूमपान का कॉम्बिनेशन चिकित्सा में साइड हो गया। वमन करा दो, धूमपान करा दो। अगर मानो आपको लगता है कि वमन नहीं कराना चाहिए, तो लंघन करा दो। जो फूड पड़ा है उसको डाइजेस्ट होने का टाइम दो। आप कुछ मत खिलाओ, या खिलाना पड़े तो हल्का खाना खिलाओ, ताकि ताकि जो अंदर खाना बड़ा है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो लंघन आपने याद कर लिया। अब यहाँ पे आपको रक्त मोक्षण भी दिख रहा है सामने लिखा हुआ। तो रक्त मोक्षण क्यों करना है? आपको कुष्ठ रोग हो गया है, वहां पे कुष्ठ रोग हो गया है, तो वहां पे आपको रक्त दुष्टि भी साथ में मिलेगी। कफ की वजह से हुआ जरूर है, पर वहां पे दुष्टि रक्त की भी आपको मिलती है जब कुष्ठ रोग होते हैं। तो चुपचाप से रक्त मोक्षण कर दो। आपने देखा होगा ना कि जब एक आजकल क्या बहुत पुरानी दवाई है, साफी करके दवाई आती है, जो बोलते हैं कि अगर मान लो एक्ने किसी को हो गया है, तो अपने खून ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप क्या पीजिए? साफी पीजिए। वो होम्योपैथी मेडिसिन है या यूनानी मेडिसिन है शायद, है ना। वो वाली सिरप आप पीजिए। तो कहा हम, हमारा टारगेट क्या था उस दवाई को पीने का? रक्त को साफ करना, प्योरीफाई करना। तो वो रक्त मोक्षण, हम उसका काम क्या है कि मतलब कुष्ठ, एक्ने क्या था? कुष्ठ था, तो कुष्ठ के लिए हम रक्त को साफ कर रहे हैं, तो रक्त मोक्षण कर दो यहाँ पे। क्लियर होगी ये चीज भी, रक्त मोक्षण। फिर देखा आपने कि आप मान लो लंघन से भी डाइजेशन नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? आपने खाना देने की जरूरत पड़ जाए, तो रुक्ष अन्नपान दे दो। रुक्ष अन्नपानम, वेरी इंपॉर्टेंट।
अन्नपान का क्वेश्चन ऐसे मैं नहीं करवाता, बट हमारे पास एक ऑप्शन था प्रमाथी अन्नपान। प्रमाथी अन्नपान हमने देखा कहाँ किया हमने, पुरीश के केस में अभी हमने डिस्कस किया प्रमाथी अन्नपान। तो उसी के चक्कर में आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रुक्ष अन्नपान किसमें, तो आपने याद रखना छर्दी वाले में। और रुक्षण से क्या होता है, कफ कम होता है, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन किसके साथ जाएगा, छर्दी के साथ ही जाएगा। अगर मान लो फिर और क्या चीज कर सकते हैं आप खाना पचाने के लिए, एक्सरसाइज करा दो उसको, व्यायाम करा दो, है ना। तो व्यायाम भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां करा देंगे, छर्दी में करा देंगे। और वीरेकष्ट अत्र शस्यते, अगर आपका वमन कराने के बाद अगर आपको लगता है कि और कुछ कराया जा सकता है, तो उसके बाद आप विरेचन करा सकते हैं, मतलब शोधन कराने की तरफ चले गए हैं, वमन भी करा दिया, विरेचन भी करा दिया। अब इस पूरे प्रोसेस को कैसे याद करेंगे, कि आपने लंघन कराया, फिर भी मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो आपने उसको सुखाने के लिए रुक्ष अन्नपान खिला दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो खाना खिला के वमन करा दिया, है ना, छर्दन करा दिया, फिर भी नहीं हुआ, तो फिर विरेचन पे भी आपने ट्राई कर लिया। ये तो हो गया आपकी जो आपने ट्राई करी ट्रीटमेंट करने की। फिर हमने क्या बोल दिया, नहीं हुआ, अच्छा विरेचन या रक्त मोक्षण साथ ही रख लो, है ना। और नहीं हुआ अगर फिर भी ठीक, तो आपने व्यायाम कराया, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने व्यायाम भी आपने ध्यान रखना है, किसमें व्यायाम करा सकते हैं। इसकी सारी चिकित्सा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, या हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिखा है। तो छर्दी हो गया आपका क्लियर, व्यायाम को याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, शब्दथु, है ना, शव्यथु होता है शोथ, और क्षबथु होता है छींक। तो आपने एक चीज सुनी होगी, जब हिचकी आती है तो हम क्या बोलते हैं, कोई याद कर रहा है ना। जब हिचकी आती है तो हम क्या बोलते हैं, कोई हमें याद कर रहा है। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को यहां पे चेंज करके क्या बोलना है, जब कोई छींक रहा है बार बार, तब उसको कोई याद कर रहा है, ऐसे समझना। हिचकी पे नहीं कर रहा, हिक्का पे नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है, छींक पे कर रहा है। और याद किसने किया, मासी ने याद किया। किसने याद किया, मासी ने याद किया, MAASI, मासी ने याद किया, ऐसे याद रखना आपने। छींक आई तो मासी ने याद किया, सारे बोलो मेरे साथ, छींक आई तो मासी ने याद किया, बस उससे ही आपका सारा पॉइंट निकल जाएगा। एम से रहेगा मन्यास्तम, एम से क्या निकालोगे, मन्यास्तम निकालोगे। डबल ए से क्या निकालोगे, अर्दित और अर्धाव भेदक निकालोगे। मासी के एम से मन्यास्तम, ए से अर्दित, ए से अर्धाभेदक, एस से आपका क्या रहेगा, सिरहशूल। अब ध्यान देना, सिरहशूल और किसमें देखा आपने, पुरीश वाले में। और शिरो रुजा किसमें देखी आपने, रुजा वाला था मूत्र वाले में, है ना। शिरो रुजा किसमें था, मूत्र वाले में था। तो रुजा का भी क्लियर हो गया, शिराशूल दो जगह आ गई, मासी ने याद किया, ठीक है। और आई से रहेगा इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रियों में दुर्बलता आना। अब देखना, जो छींक है वो कहां से निकली, आपके ऊर्ध्वजत्रुगत भाग से निकली, मतलब मुख से निकली। तो जो भी रोग आपको देखने को मिलेंगे वो सारे ऊर्ध्वजत्रुगत ही रोग हैं, कोई रोग आपका नीचे अधोभाग में नहीं दिख रहा, सारे ऊर्ध्वजत्रुगत हैं। तो छींक आई, मासी ने याद किया। मन्यस्तम, गर्दन वाला एरिया। अर्दित, फेशियल पैल्सी। अर्धाभेदक, माइग्रेन, ठीक है। सिरहशूल, सिर में दर्द होगी। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, मैक्सिमम इंद्रियां कहां है हमारी, त्वचा को छोड़ के बाकी इंद्रियां कहां है, ऊर्ध्वजत्रु में ही है। आंख, नाक, कान, मुख, जीवा, है ना, जो भी है हमारी इंद्रियां सारी कहां है, ऊर्ध्वजत्रुगत ही है। तो इसको ऐसे याद करना कि ऊर्ध्वजत्रुगत ही रहेंगी, मासी से जो भी डिकोड होगा। तो छींक आई, मासी ने याद किया, क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या करना है, अब मासी ने याद किया तो मासी खाने पे बुला रही थी, है ना, कि खाने के लिए आ जाता, है ना। तो उसके लिए क्या देना था, जब मासी के पास गए तो उन्होंने क्या किया, घृत खिलाया, और वो भी कब, खाना खिलाया, फिर उसके बाद घी चीनी खाने को दी, लास्ट में मीठे में घी चीनी दी। तो घृतम च उत्तर भक्तिकम, तो मासी ने पहले सारा खाना खिलाया और बाद में बोला मीठा खाओ, बहुत सारा घी डाल के दिया खाना खाने के बाद। तो घृतम च उत्तर भक्तिकम किसमें, शब्दों में, मतलब छींक में। और अब पेड़ सर्पी किसमें था, मूत्र वाले में, सैंडविच बना था जहां पे, ठीक है।
और देखिए हितम वात हग्नम आद्यम च, इसको आपने रट लेना है। ठीक है, इसको रट्टा मार लो। हमने देखा वात अनुलोमन आहार विहार, वात अनुलोमन बस्ती किसमें था? अपान वायु में। और वातज सारे जठरे वातजन्य रोगा किसके लिए था? पुरुष के लिए, सॉरी अपान वायु के लिए ही था। तो यहां पर आपने याद रखना है कि मासी ने क्या बोला? वात अग्नम आद्यम चो, हितम वात अग्नम आद्यम चो। तो आपने हितकर वात हर चिकित्सा शुरू करनी है पहले। और बाकी चीजें ऊर्ध्व जत्रु के अभ्यंगे स्वेदो धूमम स नावना, यहाँ पे नस्य की बात भी की है। तो आपने इसको तो अब ऑब्वियसली मैंने ऊर्ध्वजद्रुगत रोग है तो धूमपान नस्य चल पड़ेगा, पर जो यूनिक चीज याद करनी है वो है हितम वात अग्नम आद्यम च। और एक हितम ज्योत्र भक्तिकम भी इंपॉर्टेंट है, पर हमने इसको निमोनिक में ही डाल लिया कि मासी ने याद की, छींक आई तो मासी ने याद किया, और फिर मासी ने खाना खाने के बाद बहुत घी खिलाया। ये पूरी एक लाइन जो मैंने बोली इसमें ही सारा शब्दों के रोग भी खत्म और सारा चिकित्सा भी खत्म। तो शब्दु भी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट आइए, उद्गार, है ना? उद्गार, उद्गार की जब बात आती है तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। उद्गार में हिक्का और श्वास आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हिक्का और श्वास। आप देखते हैं हिक्का, कास और श्वास, ये चीजें हम इकट्ठी पढ़ते हैं, हिक्का श्वास कास। जब चिकित्सा स्थान देखते हैं चरक का, तो ये तीनों बीमारियां एक साथ ही डिस्कस की हैं, साथ साथ ही कंजिक्यूटिव आपके साथ साथ ही चैप्टर दे रखे हैं वहां पे, है ना? तो जब उद्गार की बात आई, तो उद्गार की रिप्लेसमेंट जब आपने वाग्भट की पढ़ी थी तो क्या पढ़ी थी? वाग्भट ने किससे रिप्लेस कर दिया था इसको? कास से रिप्लेस कर दिया था। तो आपने ध्यान देना है, हिक्का श्वास और कास जब इकट्ठे हैं तो कास की रिप्लेसमेंट उद्गार है। तो उद्गार में आपने से याद रखना कि कास के भाई बहन जो थे साथ में वो क्या है? हिक्का और श्वास। वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे उद्गार के उपद्रव के रूप में, उद्गार को रोकने के उपद्रव के रूप में। ठीक है, उद्गार हो गया। और विबंधो हृदय उर्सो, अब जब आपने कभी उद्गार लिया है, डकार लिया है, अगर उसको रोकेंगे तो क्या होता है? छाती में जकड़ाहट सी फील होती है, एक कुछ बंध गया है ना? उद्गार क्या करता है? वायु को बाहर निकालता है ना। तो अगर वो वायु बाहर नहीं निकलेगी तो छाती में जकड़ाहट सी फील होगी आपको। ये प्रैक्टिकल है बहुत, ये प्रैक्टिकल चीज है बहुत, है ना? तो विबंधो हृदय उर्सो, चुप जब हृदय और उर में विबंध मतलब जकड़ाहट जैसी कुछ फील होगा तो डकार बाहर नहीं आया है, उद्गार बाहर नहीं आया है, इसकी वजह से होगा। तो इसका स्पेसिफिक क्या याद रखना? विबंधो हृदय उर्सो। क्लियर हो गया उद्गार। फिर ट्रीटमेंट की बात आई, तो जब इसमें आपको हिक्का सबसे पहले देखने को मिला तो चिकित्सा भी हमने हिक्का तुल्य औषधम, वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसको मोस्टली गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना? पहले तो हमें पता ही नहीं चलता हिक्का किसमें मिलेगा। तो आपने याद रखना है कि वाग्भट ने उद्गार की रिप्लेसमेंट कास दी थी, तो कास के दो भाई बहन जो है हिक्का और श्वास है। तो हिक्का श्वास आपको उद्गार के साथ मिलेंगे चरक में। और विबंधो हृदय उर्सो यहाँ पे आपको देखने को स्पेसिफिकली मिलेगा। और चिकित्सा की बात आई तो उद्गार में हिक्का तुल्य ही औषध हमने ट्रीट मतलब चिकित्सा में प्रयोग करा। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है। निशांत, सूरज कहाँ पे है बताना मेरे को, है ना? फिर उसके बाद देखिए जिरिम्भा। जिरिम्भा आपको पता है जमाई लेते हैं हम बहुत ज्यादा, जब हमें नींद आ रही होती है या फिर हम क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा लेजी फील कर रहे होते हैं, जिरिम्भा आती है। अब सबने जिरिम्भा ली है तो हम क्या करते हैं, बहुत अंगड़ाई लेके जिरिम्भा लेते हैं, जमाई लेते हैं, बहुत ऐसे पूरा अपने आप को वैसे पूरी बाजुएं खोल के अगर जमाई लेते हैं, है ना? तो क्या करती है देखो, विनाम। अभी हमने मूत्र में देखा था विनाम, वो था फॉरवर्ड बेंडिंग। अब जब हम जमाई लेते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। मतलब कैसे? ये आपका मध्य शरीर, टांगे, है ना, बाजू, ये सिर। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम लेटरल व्यू में देखें तो सिर ऐसे और मध्य शरीर ऐसे ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल पीछे को बाजू में फैला के जमाई लेते हैं, पीछे की तरफ को ऐसे बैंड होके। तो उल्टा पीछे को बैंड होना वो विनाम जिरिम्भा के टाइम पे भी होता है।
बाजुएं खोलने को बोला मैंने, पहले बाजुएं खोलते हैं, फिर हम जब नॉर्मल जिह्वा खत्म हो गई तो बाजुएं बंद कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो आक्षेप संकोच उससे निकाल देना आपने। सुप्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला सोने पे हमें जिह्वा आती है, तो आपने उससे निकाल लेना है कि ये जो सुप्ति है, सोने नींद लगी, सुप्ति किस में आएगी, जिह्वा में आएगी। और कंप, और ये कांपते हुए, है ना, मुख कांपता है ना उस टाइम जब जमाई लेते हैं, है ना, कई लोगों को आदत होती है कि आवाज लेते हुए आ करते हुए, है ना, ऐसे जिह्वा लेते हैं। ठीक है, वो हो गया। और प्रवेपन, प्रवेपन भी वही हुआ आपका कांपना ही। तो आपका मेन चीज क्या याद रखनी है, जमाई ली हमने, ये पोस्चर याद रखना है कि आपने बैकवर्ड बेंडिंग करी, हाथ बाजू फैलाए, फिर उनको बंद कर दिया, तो आक्षेप संकोच याद हुआ। और ये कांपते हुए हमने किया, और साथ में सोए, जब आपको नींद आ रही थी तब आपने जिह्वा ली, तो सुप्ति भी यहां से निकल जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्ववातघ्नम औषधम, क्या है, सारी की सारी, अब जिह्वा में वात ही बाहर निकाल रहे हैं हम, तो ये वातघन औषध। अब आपको ये जो वात वात वाली चीजें हैं, इनको हम लास्ट में कंपाइल करेंगे कि किसमें क्या आंसर लगना है। तो हितम वातघ्नम माध्यम, पहले वातघ्न चिकित्सा करी मासी ने, और फिर बाद में घी खिलाया मासी ने, ऐसे याद करना। तो वो किसके लिए था, छींक आने पर। सारी वातघ्न औषध की हमने जिह्वा में। वात अनुलोमन शब्द करके जब बात आती है तो वो किसकी आती है, अपान वायु की। तो ये वात वाले पॉइंट हमने अलग ही कर लेने हैं। ठीक है, फिर आती है भूख की बात, क्षुधा। जब भूख लगती है और उसका वेग हमने रोक दिया, तो आपको पता है कि जब भूख लगने पे या टाइमली हम खाना ना खाएं तो क्या होगा, वेट लॉस होगा, है ना। वेट लॉस होगा तो थोड़ा डल सा फेस हो जाएगा, है ना, दुर्बलता हो जाएगी। और जब वीक पर्सन होते हैं जो, उनमें वात बढ़ जाता है और उनके पूरे शरीर में क्या पीड़ा होना शुरू हो जाती है, तो अंगमर्द भी हो जाएगा। और जब आपने देखा होगा, हम बोलते हैं जी स्कूल टाइम पे सारे क्या, मॉर्निंग असेंबली में कईयों को चक्कर आ रहे होते थे, मॉर्निंग असेंबली में लोगों को चक्कर आ रहे होते थे। चक्कर क्यों आ रहे होते थे, कि जी खाना नहीं खाया है सवेरे, तो उसने भूख का वेग रोका, फिर क्या हो गया, भ्रम हो गया, मतलब उसको चक्कर आ गए। और जब एक बार आपका खाना खाने का टाइम चला गया, मान लो किसी दिन आप कॉलेज में बहुत बिजी थे और आपने लंच स्किप कर दिया, तो फिर आपको बोले अगर कि 1 से 2 बजे के बीच लंच ब्रेक थी और आपको कोई बोले अब 3 बज गए खाना खा लेते हैं, तो आप बोले यार भूख नहीं रही अब, होता ना ऐसा। तो अरुचि भी हो जाएगी, जब आपने खाना ही नहीं खाया तो अरुचि भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। सारी चीजें बिल्कुल रिलेट कर रही हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम जबरदस्ती का निमोनिक बना रहे हैं। भूख कम हुई तो क्या किया आपने, भूख मतलब भूख नहीं, भूख का वेग रोक दिया आपने, तो क्या होगा, कार्श्य, दौर्बल्य, वैवर्ण्य, अंगमर्द, सारी चीजें वही सीक्वेंस है, कृष्णता मिलेगी, ये सब मिलेगा। खाना खाने का फिर मन नहीं करेगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, जो वेट लॉस हो गया, भ्रम हो गया, भूख क्या। फिर बोला इन्होंने कि इसको ठीक करने के लिए आप क्या खाना खाओगे। फिर खाना कौन सा खाना है आपने इसमें, स्निग्ध, उष्ण और लघु भोजन। जब आपको अरुचि हो रखी है तो आप एकदम से कोई भारी खाना तो नहीं खाओगे, तो क्षुधा का वेग रोकने के बाद हल्का खाना शुरू करेंगे। और वो भी कैसा, क्योंकि यहाँ पे वात भी बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे स्निग्ध खाना देना है। और ठंडा खाना पचेगा नहीं, तो खाना क्या देना है आपने, उष्ण खाना देना है। ठीक है, तो जब भूख नहीं लग रही थी तो आपको खाना खिलाने कौन आए, सलमान भाई, सल्लू आए। सल्लू ने भोजन खिलाया आपको, जब खाना ही नहीं खाया तो सल्लू भाई आए, उन्होंने डरा धमा के खाना खिलाया। सल्लू ने खाना खिलाया। एस से स्निग्ध, एल से लघु, यू से उष्ण। तो सल्लू भोजन याद रखना किसमें, भूख लगने पर, मतलब भूख का वेग रोकने पर जो उपद्रव हुए उसकी चिकित्सा सल्लू भाई ने की आके। सल्लू भोजन खिलाया आपको, स्निग्ध, लघु और उष्ण भोजन खिलाया। भूख वाला पॉइंट भी निकल गया, क्षुधा वाला पॉइंट भी। वेरी गुड। अब आते हैं आगे, पिपासा और तृष्णा एक ही बात होती है। वैसे पिपासा जो है ये सिम्टम रहता है, और तृष्णा जो होती है उपद्रव होता है हमेशा। तृष्णा क्या होती है कि ऐसी जो प्यास जो पानी से भी नहीं बुझती है ना, पानी पीते रहो फिर भी नहीं बुझ रही, पिपासा होती है पानी पीने के बाद ठीक हो जाते हैं, है ना। तो फिर भी हम इसको सिनोनिम ही ले लेते हैं, पिपासा और तृष्णा को। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो याद करने की बात है स्पेसिफिकली, वो है आपका बाधिर्य। आपने पानी नहीं पिया, बहरे हो जाओगे। ठीक है, पानी नहीं पीने पे बाधिर्य होता है, पानी नहीं पीने पे, ये इंपॉर्टेंट है बाधिर्य। बाकी कंठ, हास्य, शोष,
कोई गधा होगा जो ये टिक नहीं कर पाएगा। कंठ हास्य शोष किस में लगाना है? प्यास में ही लगाना है ना, ऑब्वियसली। कहाँ सूखेगा गला? प्यास लगेगी जब, है ना। श्रम, थका थका महसूस करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रम कब? तो आप इसको कैसे याद करोगे? जब आपने परिश्रम किया तो उसके बाद पानी मांगते हैं हम, है ना, या बहुत चल के आते हैं, थक गए हैं, पानी मांगते हैं, तो श्रम से आपने याद रखना है। और हृदय व्यथा, अभी आपने हृदय व्यथा और कहाँ देखा? शुक्र में आपने हृदय व्यथा देखा था। हृदय व्यथा को अभी होल्ड पे रखो। जो कॉमन चीजें आ रही हैं हम इनको भी याद करेंगे और उनके लिए मैं आपको निमोनिक दूंगा अच्छे से, ठीक है। फिर पिपासा हो गई आपके पास, बाधिर्य आपने याद कर लिया, श्रम आपने याद कर लिया, तो याद फिर बचता क्या है? आप इसमें चिकित्सा क्या करोगे? तर्पण ही करना पड़ेगा ना आपको। तो आपने इसमें शीतल तर्पण चिकित्सा करनी है, शीतम तर्पणम, ठंडा ठंडा पानी पिला दो उसको, है ना, शीतम तर्पणम। ठीक है जी, क्लियर ये चीज? पिपासा में ठंडा पानी पिलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। वाष्प या अश्रु का वेग रोकने से क्या होने वाला है? वाष्प या अश्रु, वाष्प मतलब यहां पे वो भाप नहीं लेना है, वाष्प मतलब शरीर से पानी आंखों से निकल रहा है, अश्रु। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्टोरी बनाएंगे, है ना। क्या हो गया? ब्रेकअप स्टोरी है इसके लिए। इसके लिए हम क्या बनाएंगे? ब्रेकअप स्टोरी बनाएंगे, तब रोने के लिए, है ना। तो क्या हुआ जी? ब्रेकअप हो गया किसी का, वो रोने लगा। तो ब्रेकअप कब हुआ? जब हृदरोग, दिल टूटा किसी का, नंबर एक, दिल टूटा, वो रोया, इतना रोया कि आंखों में उसके दर्द हो गई, अक्षी रोग हो गया उसको। बहुत रोया, आंखें लाल कर ली रो रो के। दिल टूटा, बहुत रोया, फिर आंखों के साथ साथ नाक भी बहने लग गया उसका, प्रतिश्याय होता है ना, बहुत रोने पे नाक भी बहने लगता है, ठीक है। फिर किसी काम में रुचि नहीं रही, पड़ा हुआ है अपना, है ना, ऐसे 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 1 महीना रोए जा रहा, है ना। अरुचि, किसी काम को करने में मन ही नहीं लग रहा। फिर जब उसको अति हो गई, कोई नहीं आया उसको मनाने, कोई नहीं वापिस आया, तो उसका भ्रम दूर हो गया कि सब कुछ धोखा है ना, कि प्यार व्यार का चक्कर कुछ नहीं है, ये भ्रम में जी रहा था मैं, उसका भ्रम क्लियर हो गया फिर, कि वो भ्रम में था कि ये सब कुछ सच है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ब्रेकअप स्टोरी हो गई, हृदरोग, दिल टूटा, बहुत रोया, आंखों के रोग हो गए, आंखों के रोग हुए, नाक भी बहने लग गया, फिर उसका ऐसा मन उठा, किसी काम में उसका मन नहीं लगा, और उसका भ्रम भी दूर हो गया। क्लियर होगी ये चीज? ये वाली स्टोरी स्टोरी बन गई यहाँ पे, ये आपको सारे के सारे निमोनिक से याद हो गए। फिर क्या हुआ? उसकी चिकित्सा एक ही थी कि सो जा भाई अब, है ना, अच्छे से नए सो के बढ़िया से उठ, फ्रेश होके काम धंधा कर कुछ, है ना। तो उसको क्या किया? सोने को बोला, पर ऐसे नहीं माना वो सोने के लिए, ठीक है। फिर प्रिय कथा, उसने अच्छे अच्छे गाने बजाए, और गाने बजाने लगा, तो फिर से उसका माहौल नहीं बना ढंग से, तो उसने फिर उठाई बोतल, है ना, फिर वो लग गया पीने। तो दारू पीते पीते, गाना सुनते सुनते वो सो गया, वही उसकी चिकित्सा थी। तो मद्य और गाने सुन सुन के ही सो गया वो, वही उसके ब्रेकअप स्टोरी की चिकित्सा थी। तो ये क्लियर हो गया आपका, वाष्पशरु के लिए जो कहानी बनी, इसमें सब कुछ आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, निद्रा। अब नींद का वेग रोक लिया, फिर क्या करेगा? तो जृंभा होगी वहां पे, ठीक है, तंद्रा होगी, अगले दिन सुस्ती रहेगी, पूरा शरीर दुखता है, शिरो रोग होंगे। आपको पता है, आप देखो, जिस दिन आप सोए नहीं होते, लेट नाइट तक वेब सीरीज देखी, या फिर आपने गेमिंग करी, या फिर बात करते रहे किसी से, तो अगले दिन जब कॉलेज जाते हो तो थकान रहती है, तंद्रा सा, है ना, तंद्रा, जृंभा, है ना, जमाइयां आ रही हैं, पूरा शरीर में ऐसा लग रहा है टूट गया यार, सोने को मिल जाता, है ना। सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, शिरो रोग, है ना, आंखें भारी भारी रहती हैं, अक्षी गौरव। तो सीधी सीधी सी बातें पड़ी है सामने, कोई ऐसा प्रैक्टिकली आपने सब चीजें फील करी हैं, जो रात को नहीं सोए और अगले दिन ऐसे उठ के चले गए। तो जृंभा तंद्रा इसमें जाएगा, शिरो रोग इसमें जाएंगे, अक्षी गौरव इसमें जाएगा। अब क्वेश्चन आप कहाँ दिक्कत कर सकते हो कि अक्षी रोग कहाँ था और अक्षी गौरव कहाँ था? तो आंखों के रोग तो नहीं होने वाले नहीं सोने से, आंखें भारी जरूर हो जाएंगी, तो अक्षी गौरव किस में जाएगा? नींद में।
और रो रो के रोग हो सकते हैं, तो रोग जहां पे रो रो है ना, रोता रहा रो है ना, तो वहां पे रोग निकाल देना आपने, अक्षी रोग रोने से हुए। ठीक है, क्लियर चीज। अब निद्रा का भी क्या है, इसका भी एक ही तरीका है, अब सो जा भाई और क्या कर सकते हैं। तो निद्रा वाली चीज इतनी सीरियस नहीं थी जितना ब्रेकअप था, तो इसको सोने के लिए क्या खाना पड़ा, क्या करना पड़ा, इसको किसी ने आके इसके पांव ही दबा दिए, संवाहन है ना, इसकी मालिशम क्या कर दी, या फिर इसको वही उसके हाथ पैर दबा दिए, तो सुला दिया उसको है ना, पांव दबा के उसको सुला दिया, इसमें दारू नहीं दी पीने को। तो संवाहन और स्वप्न इसका आंसर जाता है, और स्वप्न और मध्य किसका आंसर जाता है, रोने वाले का, ब्रेकअप स्टोरी वाले का। क्लियर चीज, ठीक है। फिर आता है श्रमजन्य निश्वास। श्रमजन्य निश्वास क्या है, इतना काम किया कि सांस ही फूल गया, है ना, सांस फूल गया, और स्टड बनने के चक्कर में कि जी मैं तो थकता ही नहीं जी, है ना, और जबरदस्ती का लगा हुआ काम करने, रेस्ट नहीं कर रहा है ना। तो या फिर मान लो कोई बोलता है जी, किसी ने बैट लगा दी, आओ मेरे साथ रेस लगाओ, है ना, मैं बहुत बड़ा रनर हूं, है ना, तो इतना दौड़ा, जहां 500 मीटर की रेस लगाई, सांस फूल गया 200 मीटर पे, 300 मीटर जबरदस्ती दौड़ता रहा, तो क्या हुआ, उसने जो श्वास का वेग था उसको रोका, उसको बैठ के आराम करना चाहिए था, बट उससे लगा रहा, तो श्रमजन्य निश्वास का वेग रोक दिया, तो क्या किया, क्या होगा उसको, गुल्म हो गया, क्या हो गया उसको, गुल्म हो गया। अब इसमें इसी स्टोरी को, ब्रेकअप स्टोरी को ही कंटिन्यू करके अगर आप इसको देखें, तो वो सोने के बाद, प्रिय कथा सुनने के बाद, दारू पीने के बाद अगले दिन भी वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर वो थोड़ा बहुत उसमें ऐसा आया कि कुछ कर ही लेते हैं जीवन में, ठीक तो ढंग से हुआ नहीं था, उसके दिमाग में क्या था, रिवेंज, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला, है ना, सत्तू बन गया वो, आईएएस बन नहीं सका, तो उसने क्या करना शुरू किया, बहुत परिश्रम लग पड़ा वो करने, बिना थके हारे वो काम करने लग गया। तो किसकी वजह से किया उसने, क्योंकि उसको हृदरोग की वजह से, ब्रेकअप की वजह से इसने शुरू किया, तो हृदरोग फिर से किसमें आ गया, श्रमजन्य निश्वास में। अभी भी वो मोह में ही है इस चीज के कि मैं बदला लेके रहूंगा, तो सम्मोह इसमें आएगा। भ्रम किसमें था, अश्रु में, मोह किसमें है, श्रमजन्य निश्वास में। पर उसका कुछ नहीं हुआ, उसको उल्टा क्या हो गया, गुल्म अलग से हो गया उसको। ठीक है, तो याद रखना आपने, क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि गुल्म किस रोग, किसका उपद्रव है, श्रमजन्य निश्वास का। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है वाघवट का, कि वाघवट ने ये जो गुल्म है ये किसमें माना है, वाघवट ने क्या गुल्म जो है वो किसमें माना है। तो ये वाघवट जो गुल्म मानते हैं वो बताता हूं मैं आपको। हाँ, वाघवट का गुल्म रहता है अश्रु में, वाघवट का गुल्म रहता है अश्रु में, जबकि चरक का गुल्म जो है, जब वो बदला लेने गया, बहुत परिश्रम करने गया, तब हुआ श्रमजन्य निश्वास में चरक का। तो वाघवट का गुल्म कब होता है, अश्रु में होता है, अश्रु के वेग रोकने से। तो इसके साथ ये सिम्टम वाला पोर्शन खत्म हुआ। फिर इसकी चिकित्सा क्या है, एक ही है, विश्राम और वात अघनश्च क्रियाहिता, सारी वात हर क्रियाएं करनी है। अब आपके पास वात वाले 4 पॉइंट हो गए, अब उनको एक बार कर लेते हैं कि हमने वात वाले क्या चीजें देखी। ठीक है, तो पहला क्या है आपका वात का, वात अनुलोमन बस्ती, बस्ती एंड अन्नपान। ये किस में आया, ये आया आपका अपान वायु में। दूसरा आता है आपका हितम वातघ्नम आद्यम, ये आया आपका मासी वाले में, छींक आने पर, शब्दू। तीसरा आता है सर्ववातघ्नम औषधम, है ना। सर्ववातघ्नम औषधम कहां पे था, देखिए यहां पे जृंभा में, कहां पे था, जृंभा में। और चौथा आता है वातघ्न, वातघ्नश्च
क्रिया हिता, ये आता है आपका श्रमजन्य निश्वास में। अब इसको जो मैंने लिखवाया, इसको एक साइड अलग से लिख लोगे, 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये दो तो याद हो ही जाएंगे। बात अनुलोमन अपान के साथ था। आद्यम से पकड़ लेना आपने, पहले मासी ने क्या किया, वातगन चीजें खिलाई, और बाद में खाना खाने के बाद में क्या दिया, घृतम चोत्र भक्तिकम। तो ये तो आपको याद हो जाएगा पहले और बाद से ही, है ना। तो क्रिया से आपने याद करना, क्रिया इज कर्म, है ना। तो या फिर कर्म को हम श्रम से रिलेट कर सकते हैं कि परिश्रम किया तो वो भी कर्म है। तो क्रिया वाला पॉइंट कहां आएगा, श्रमजन्य निश्वास में, वहां काम हो रहा था। और फिर जो बचता है सर्व वातग्नम औषधम, वो जरिम्बा में आपने चले जाना है। तो आपको ये कैसे याद करना है, कैसे इस क्वेश्चन को निकालना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये तो था ट्रीटमेंट के प्रोस्पेक्टिव में जो भी शब्द आए थे। हमने लक्षण में भी देखा था, जठरे वातजाश्चन्य रोगा, ये भी किसके लिए था, ये अपान के लिए था। अपान वायु का ये लक्षण था, उसमें उपद्रव मिल रहा था हमें। ठीक है, तो ये आपके सारे खत्म हो गए। जो जठरे जठरे वातजाजन्य रोगा ऐसे वाले शब्द थे हमने मतलब बात बात वाले शब्द थे, हमने सारे एक साइड कर लिए। अब आपने बीच में देखा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो बार बार रिपीट हुई हैं, है ना, बार बार रिपीट हुई हैं। तो हम उनको अलग से पेज पे ही लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें रिपीट हुई हैं। तो पहला हम लिखते हैं आधमान। आधमान कहां कहां आया, ये आपने डायरेक्ट ही याद कर लेने हैं, फिर आपको बीच में उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधमान आपने देखा, पुरीश एंड अपान वायु, पुरीश और अपान वायु। तो आधमान कहां रहा, पुरीश और अपान वायु में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना आधमान, अपना आधमान से याद करेंगे इसको। अपना से अपान, आधमान, आधमान की बात हो रही है। प से आपने पुरीश भी निकाल देना है, अ से अपान और प से पुरीश। तो मतलब जो भी आपके गुद मार्ग से निकलने वाले वो वेग हैं उनमें आधमान मिलेगा। नंबर दो देखिए, हृदय व्यथा देखा आपने, हृदय व्यथा। तो कहां कहां मिला आपको हृदय व्यथा, शुक्र में मिला और पिपासा में मिला। ठीक है, तो मेरा एक बहुत प्यारा जूनियर है जिसका नाम है पासू। ठीक है, तो पासू को क्या हुई, हृदय व्यथा हुई। स्टोरी उसी की बनी फिर, है ना। पासू को क्या हुई, हृदय व्यथा। तो पासू को क्या हुआ, हृदय व्यथा। आपने ध्यान रखना है, पासू से आपका, पा से आपका पिपासा, सू से शुक्र, उसको हृदय व्यथा हुई। तो ब्रेकअप स्टोरी बना दो फिर उस पर, पासू की हृदय व्यथा। नंबर 3, सिरहशूल। सिरहशूल अगर आपने देखा होगा तो दो जगह था, है ना, पुरीश में और एक था शबथू में, मतलब छींक में, है ना। तो शिराशूल तो निकाल लेंगे आप कहां था, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो या फिर चलो पुरुष, इसको कुछ नहीं है। और शिरोरुजा कहां था, शिरोरुजा था आपका मूत्र में। और एक और चीज आती है, अगर आप यहीं पे रिलेट कर लेंगे, शिरोरोग, ये किसमें था, अश्रु में। ये सारे आपके पास शिर शिर वाले हमने निकाल लिए। पांचवा, कंप कहां कहां था। एक तो आपने जरिम्भा में देखा और एक उद्गार में देखा। उद्गार में मैंने टिक नहीं कराया बट यहां पे है ना। तो देखो क्या होता है, भूकंप सबने पढ़ा है, भूकंप। आप इसको क्या लिखेंगे, जूकंप। भूकंप को जुकंप कर देंगे, जे से आपका जरिम्भा, यू से आपका उद्गार, कंप से कंप, जुकंप से याद करो। नंबर 6, विनाम।
मूत्र में देखा, जृंभा में देखा, है ना। एक में फॉरवर्ड बेंडिंग थी, एक में बैकवर्ड बेंडिंग थी। तो विनाम को शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो विनाम को क्या बोलते हैं हम? झुकना, है ना। तो आज की डेट में जो खुद को बड़ा ना मान के बड़ों के सामने झुक जाता है, उसकी क्या रहती है? मौज। चाटुकारों की क्या है आजकल? मौज। तो जो झुक जाता है उसकी है मौज। म से आपका मूत्र, ज से जरिम्बा। तो झुकने वाले की मौज रहती है। ठीक है। जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं वो रगड़े जाते हैं। सातवां लिखो, अंगमर्द। अंगमर्द किस किस में मिला? शुक्र में, क्षुधा में और निद्रा में। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एक लड़की थी, कौन? सुनिक्षा। कौन थी? सुनिक्षा। सुनिक्षा का अंगमर्द या सुनिक्षा को अंगमर्द। सु से शुक्र, नी से निद्रा, क्षु से क्ष से क्षुधा। क्षपथु मत करना, क्षुधा करना। आपको पता है कि अंगमर्द कब होता है? जब वीक हो जाते हैं। तो वीक कार्श्य दौर्बल्य कहां हुआ था? क्षुधा के वेग को रोकने से। सुनिक्षा को हुआ अंगमर्द। 7 हो गए। ठीक है। आइए लिखिए आठवां, हृदरोग। हृदरोग मिला आपको वाष्प में एंड श्रमजन्य निश्वास में, है ना। तो यहां पे लिखेंगे आप, वाणी को हृदय हृदय सॉरी हृद रोग हुआ। वाणी का हृद रोग। नी से आपने निश्वास निकालना है और वा से आपने वाष्प निकालना है। तो ब्रेकअप स्टोरी इसी में थी ना आपकी। तो ऐसे भी आपको याद ही है हृद रोग कहां हुआ था, पर फिर भी वाणी को हृद रोग हुआ, ऐसे आपने निकालना है। आगे अरुचि। अरुचि किस किस को हुई? अरुचि कहां कहां हुई? उद्गार में, उद्गार में थी कि नहीं थी, एक बार चेक कीजिए। उद्गार में, उद्गार में, हाँ थी। उद्गार में भी थी, क्षुधा में भी थी, वाष्प में भी थी, और एक कहीं और रुचि रहती है हमारी, छर्दी में भी थी। ठीक है। अरुचि यहां यहां होगी, इसको लिखिए। हाँ, अरुचि उद्गार में थी, वाष्प में थी, क्षुधा में थी, और एक अरुचि रहेगी हमारी किसमें? छर्दी में। ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वा सॉरी वक्षु, वाक्षु लिखेंगे इसके लिए। वी से वाष्प, ए से मतलब वा से वाक्ष। एक मिनट रुक लो, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम वा, वक्षु, ऐसे लिखना है इसको। वा से आपका वाष्प, के से आपका क्षुधा, है ना, और यू से आपका ये उद्गार निकल जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं वाक्ष उ, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वाष्प, क्षुधा और उद्गार, साथ में छर्दी आपको याद रख लेना है ना। तो वक्षु को अरुचि हुई। और एक और आता है इसमें, अरुचि भ्रम। 10वां नंबर, अरुचि भ्रम। ये इकट्ठा किसमें मिलता है? रुचि और भ्रम जो दो चीजें हैं, है ना, ये मिलता है वाष्प और क्षुधा में। बस, वाष्प और क्षुधा में, स्टार्टिंग की जो दो हैं उनमें। ठीक है। तो और कुछ बचता है? तो इसके साथ ही हमारे जो कॉमन चीजें निकलनी थी वो हमने निकाल दी। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? आधमान किसका हुआ? अपना आधमान। अपान वायु, पुरीश, इनमें आधमान। फिर हृदय व्यथा किसको हुई थी?
पासु की हृदय व्यथा। शिराशूल किसको हुआ था? मतलब शिराशूल इसमें बनाने की जरूरत है ही नहीं कि पुरीश क्षपथु शिराशूल शिरोरुजा मूत्र में शिरोरोग अश्रु में, ठीक है, या वाष्प में। कंप जो कंप से याद किया, जृंभा उद्गार। विनाम की मौज थी, है ना, जो झुकते हैं उनकी मौज है। अंगमर्द सुनिक्षा को हुआ था। अंगमर्द के बाद हमने हृदरोग देखा, वाणी को हृदरोग हुआ था। फिर हमने अरुचि देखी, अरुचि आपके वाक्षु को हुई थी, इसमें छर्दी ऐड किया हमने। अरुचि और भ्रम, वाष्प और क्षुधा स्टार्टिंग के 2 को हुआ था, है ना। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं जो पूछूंगा आपसे आप मेरे को बताएंगे। लिखने ही पड़ेंगे, वो पीडीएफ शायद मैंने अभी डाला नहीं। चलो लिख ही लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपने आंसर देना है मेरे को। क्वेश्चन 1, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आएंगे, उनमें टिक कीजिए। वात वर्चो अप्रवर्तनम किसके लिए बोला गया है? सारे अटेम्प्ट कीजिए, सारे के सारे। इसका आंसर देना। हृदरोग किसको हुआ? वेरी गुड। इसका सही आंसर है एफ, श्रमजन्य निश्वास और वाष्प, है ना। जिसने शुक्र किया वो हृदय व्यथा, उसका आंसर हृदय व्यथा होना था, ठीक है। और जिसने अकेला वाष्प किया वो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालें, बाकी ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए थे नीचे वाले, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दें चीजों को। और वात वर्तो परिवर्तनों मोस्टली सबने सही आंसर किया है, ठीक है। ये रहता है आपका पुरीश का। जिसने अपान लगाया है, ध्यान देना, वहां पे आपको मूत्र भी साथ में लिखा हुआ मिलेगा श्लोक में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है कि आप क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जो बोला गया है उसको रिकॉल करना है अच्छे से, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है, अपीड सर्पी। क्वेश्चन पढ़िए, बताइए।
अटेम्प्ट क्यों नहीं किया लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, पहचान लिया आपने कि ऑप्शन ही गलत हैं सारे। इसका सही आंसर क्या रहना है? मूत्र। वेरी गुड। और जिसने उद्गार किया वो खाता रहे घी बैठ के। ठीक है, उद्गार नहीं है इसका आंसर, मूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शुक्र अवरोधजन्य जो भी हमारे विकार हैं उनकी चिकित्सा क्या है? बस्ती, उत्तर बस्ती, अनुवासन, निरूह। इसका आंसर करना। ये जो अनुवासन वाले महानुभाव हैं, ये लेक्चर नहीं लगाया क्या? उत्तर बस्ती नहीं होगा इसका, निरू बस्ती रहेगा इसका आंसर। वेरी गुड, सबने ठीक किया। एक अनुवासन वाले थे, ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, तो ये जो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे आपसे। पूछने का तरीका अलग था उनका, पर क्वेश्चन यही थे, है ना? तो बहुत अच्छे से रिटेन किया है। अगर बिना नकल मारे आपने ये अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको आज के आज ही इसको रीड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये टेबल ही हमें, मतलब ये स्टार्टिंग का ये अगर याद हो गया तो चैप्टर खत्म समझो, है ना? और यही सबसे ज्यादा टास्क रहता है हमें याद करने का, कि इसको कैसे याद करें। तो जितना इजिएस्ट वे पॉसिबल था मैंने आपको कराने की कोशिश की है। होप सो आपको याद भी हो गया हो, मोस्ट ऑफ चीजें आपको याद हो गई हों। अगर रिवीजन की जरूरत लग रही है, 2 3 4 जितने रिवीजन करने हैं पढ़ो इनको, आज ही याद करने हैं साथ के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर, मतलब ये टेबल क्लियर हुआ, ये आपके रिटर्न एग्जाम के लिए भी सेम इसी पैटर्न में आप बनाओगे, है ना? चाहे अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा इसको देखे वो भी इसको पढ़ सकता है, सेकंड वाला भी पढ़ सकता है, जिसने मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम देना है, अब रिटर्न ही हो रहे हैं हर स्टेट में, उनके लिए भी यही है ना? तो चीजें हम ऐसे ही करवा रहे हैं कि आपको रिटर्न और इस दोनों के अलग अलग ना करना पड़े। कोशिश यही की जा रही है, तभी लेक्चर लंबा लिया जाता है कि आप दोनों तरीकों से प्रिपेयर रहें, कि ऐसा ना हो कि जब आपका रिटर्न एग्जाम आए एमओ का और आप सोचें कि अब कैसे पढ़े, किससे पढ़े, कहाँ से पढ़े। चीजें यही हैं, श्लोक की टर्म सामने पड़ी हैं आपके, इनको रिकॉल कर, मतलब इनको अपने दिमाग में बिठा लो। जब पेपर आएगा तो श्लोक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं टर्म्स को लिखो। ऑथेंटिक ऑथेंटिक टर्म्स हैं ये, श्लोक की टर्म्स हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी अगर इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो करो, आज के लिए इतना ही करो। ठीक है, नोट्स इसके मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लेक्चर भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। जिन लोगों का छूटा है बीच में वो कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए करते हैं इतना ही। जिस किसी को भी कोई डाउट रहेगा व्हाट्सएप कर लीजिए, एनी टाइम कॉल कर लीजिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ, बाद में मेरे को ये नहीं सुनने को मिले कि जी हमें समझ नहीं आया था या हमें डाउट था वो क्लियर नहीं हुआ। वो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जब मर्जी कांटेक्ट करो तो करो, वो आपकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी इतनी है कि मैं आपके लिए अवेलेबल रहूं, मैं वो हूं। ठीक है, तो आज के लिए करते हैं।